गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं विषय गणित, कक्षा 9वीं के छात्र ध्यान देंगे। आज हम आपको पार्ट 5 के विषय गणित पढ़ा रहे हैं, जहां हमको यूक्लिड का ज्यामिति परिचय दिया है। हमको यहाँ पर यूक्लिड का ज्यामिति परिचय दिया है। यूक्लिड क्या थे? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। यूक्लिड जो थे एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने कुछ अवधारणाएं दिए हैं, उन अवधारणाओं को समझा दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूक्लिड ने 7 परिभाषाएं दिए हैं। पेज नंबर जब आप 97 निकालेंगे तो उनकी परिभाषाएं दिए हैं। परिभाषा है पहला, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यूक्लिड की अवधारणा में देखेंगे, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। देखिएगा, ये बिंदु है, ये बिंदु का कोई भाग नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में ये हाथ है, ये पैर है और ये नाक है, ये इनके भाग बताते हैं, लेकिन ये बिंदु का कोई भाग नहीं होता। तो यूक्लिड ने परिभाषा दिया कि एक बिंदु का कोई भाग नहीं होता। दूसरा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा जो होती है, इसमें चौड़ाई नहीं सिर्फ लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई नहीं होती सिर्फ लंबाई होती है। इसके बाद एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा जो होते हैं उनके सिर में लास्ट में 2 बिंदु होते हैं। इन रेखा के अंत में 2 बिंदु होते हैं, इसलिए कहते हैं एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। एक सीधी रेखा स्वयं पर पूरे जगह बिंदुओं के साथ सपाट रूप से, सब जगह बिंदु है समझ लीजिए, उनके साथ सपाट रूप से स्थित होता है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ये पृष्ठ मतलब पन्ना। अपने कॉपी के जो पन्ने होते हैं उसमें एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। पृष्ठ के जो पन्ने होते हैं उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ जो है, इनके किनारे ये किनारे में एक रेखा, एक किनारे में ये रेखा, एक किनारे में ये रेखा, एक किनारे में ये रेखा, यानी पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। इसके पश्चात एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो एक समतल पृष्ठ स्वयं पर रेखाओं, समतल पृष्ठ जो होता है समान रेखाओं के साथ स्थित होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब आगे निकालेंगे आप पेज नंबर 98, जिसमें उसकी अभिगृहित दिए हैं। अभिगृहित लिखा पहला, बेवस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होते हैं। बेवस्तु जैसे हमने कह दिया, एक वस्तु बेवस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, मतलब ये हमारा 4 सेंटीमीटर, इसी के बराबर ये है और इसी के बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये है, तो कंफर्म है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये है, तो कंफर्म है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कहता है बेवस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो, परस्पर बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूरी बराबर होता है। यदि बराबर को, यानी एक 10 यहाँ है और एक 10 यहाँ है, तो ये बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो बराबर प्राप्त होता है। 10 से 10 जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा, 10 से 10 जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होता है। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, 2 बराबर को 2 बराबरों से जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि बराबरों को बराबरों से 20 से 20, यानी ये दोनों बराबर हैं, इससे बराबर ये बराबर, देखो ये दोनों बराबर हैं, बराबरों को बराबरों में घटाया जाए, बराबरों से बराबरों को घटाया जा रहा है, ये बराबर से ये बराबर घटा रहे हैं तो हमारे बराबर प्राप्त होते हैं। मतलब देखो ये बराबर प्राप्त, तो पूर्ण भी शेष भी बराबर होता है। आगे लिखा है, बेवस्तु जो परस्पर संपाती एक दूसरे के बराबर होते हैं। बेवस्तु जो परस्पर संपाती मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब ये हाथ एक दूसरे को ढक लिए, ये संपाती, एक दूसरे को ढक लिए पूर्णतः। संपाती मतलब एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, तो आपस में ये दोनों मेरे हाथों की ये उंगलियां आपस में बराबर, मतलब बेवस्तु जो परस्पर संपाती क्या होता है? जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, तो ये बराबर है, तो ये संपाती ढक ली है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। आगे लिखा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण, मेरा शरीर इतना बड़ा है, ये शरीर बड़ा है, उसका हाथ छोटा है, ये मतलब जो पूरा हूं मैं, मेरे शरीर के छोटे छोटे भाग सब छोटे हैं उनसे, पूरे से हाथ पैर सब छोटे हैं, पूरे मतलब पूरा शरीर से ये छोटे हैं। आगे लिखा है, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने, यानी ये 5 और ये 5 है, तो दोनों का दुगना
एक ही वस्तु के दुगने, ये दोनों 5 है एक ही वस्तु के दुगने, तो दोनों के दुगने 10, मतलब एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। और एक ही वस्तु के आधे, मतलब ये 100 है, दोनों एक ही वस्तु है, ये 100, इनके आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। इनके आधा कितना होगा, इनका आधा होगा 50-50, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। एक ही वस्तु के आधे बराबर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा अभिधारणा। पेज नंबर निकालना 99, जहां हमको अभिधारणा दिया है। हमको अभिधारणा दिया है, पहला अभिधारणा दिया पेज नंबर 99 में, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, ये एक बिंदु है और एक बिंदु इधर है, इस बिंदु से इस बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, जैसे ये है और ये, इनसे यहां तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये पहली अभिधारणा कहता है। दूसरा, पेज पलटाएंगे, ले आएंगे 100 पेज में, एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये एक शांत रेखा है, इसको दोनों ओर अनिश्चित रूप से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। रेखा हमने पहले परिभाषा पढ़ा है, रेखा वह होती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये छोटा सा भी है रेखा, तो इसको हम जितना हमारी इच्छा है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। रेखा को हम जितना चाहे उतना, लेकिन रेखाखंड फिक्स होती है। इसके आगे, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। हमने किसी को केंद्र मान लिया और एक इस तरीके से त्रिज्या ले लिया, ये त्रिज्या ले लिया, इधर से एक वृत्त बना सकते हैं, इधर इतना सा एक क्या बना सकते हैं, एक त्रिज्या लेकर, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। और बोला 5वां, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, पुनः सुनिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। 5वां, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, ये दो सीधी रेखाओं पर एक सीधी गिरकर अपने एक ही ओर अंतः कोणों का योग, अपने अंतः कोणों का, देखो यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर अंतः कोणों का योग, अपने एक ही ओर अंतः कोणों का योग 180 से कम, तो देखो इस साइड 180 से कम बनाएगा, इस साइड बनाएगा, दो समकोण मतलब 180 होता है। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर अपने एक ही ओर दो अंतः कोणों का योग दो समकोण से क्या हो, कम, यानी 180 से कम हो, तो वह रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर उनके अंतः कोणों का योग 180। तो बताओ ये रेखा इधर मिलेंगे, ये दोनों रेखाएं इधर मिलेंगे कि या इधर मिलेंगे, तो आप तो समझ गए होंगे कि ये दोनों इधर मिल जाएंगे। ये यानी जिस ओर उनके दो अंतः कोणों के योग 180 से कम होता है, वह रेखाएं उसी ओर मिलती हैं जब ये कटती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 दिखा, एक बिंदु, सत्ता सब सुनिएगा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती, सही है। एक बिंदु से एक ही रेखा नहीं, अनंत रेखा खींची जा सकती, मतलब ये कथन असत्य है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती, मतलब पहला असत्य है। दूसरा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा, दो भिन्न बिंदु, ये एक बिंदु से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा, तो असंख्य, तो ये भी असत्य है। तीसरा, एक शांत रेखा दोनों रूप अनिश्चित रूप से बढ़ा, ये शांत रेखा है, इसको हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तीसरा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। यदि ये दोनों वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? सुनाई दे रहा है? यदि दो वृत्त, इसके बाद लिखा है ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स, तो ए बी बराबर एक्स वाई, ये भी सही होगा। फिर लिखा है कुछ परिभाषाएं लिखना है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा की परिभाषा लिखना, वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। पुनः सुनना, वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये हुआ हमारा समांतर रेखा। दूसरा बोला लंब रेखाएं। वह रेखाएं, परिभाषा लिखते चलेंगे, वह रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। वह रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं या और काट सकते, तो ये कहलाती हैं लंब रेखाएं। वह रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं उसे लंब रेखाएं कहते हैं। तीसरा बोला है वृत्त, रेखाखंड। तीसरा लिखा है रेखाखंड। वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु, ये रेखा है, इसके दो अंत बिंदु ये हैं,
एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, यहां से यहां तक, तो वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। चौथा लिखा वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चौथा हो गया। पांचवा लिखा वर्ग, इसको पहले पढ़ चुके हैं। एक ऐसा चतुर्भुज, वर्ग की परिभाषा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसे वर्ग कहते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया? धन्यवाद।